गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। मैं दुर्गेश शाही आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय पोर्टल योजना पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम अपनी पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडियन पॉलिटी के, या यूं कहें भारतीय शासन व्यवस्था के, राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासों में जिक्र किया था, या जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लासों में देखा है कि भारत का जो शासन का स्वरूप है ना, यानी कि भारत का जो रूलिंग सिस्टम है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर का संघीय स्वरूप है। तो इस संघीय स्वरूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को हम देख चुके हैं, ठीक। और आज हम जिस प्रकार केंद्र सरकार में संसद का महत्व है, उसी प्रकार जो राज्य की सरकारें होती है, संघीय स्वरूप में दो प्रकार की सरकार है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार में जो महत्व संसद का होता है, वही महत्व राज्य सरकारों में, यानी कि राज्य की फॉर्मेशन में केंद्र में जो महत्व संसद का है, राज्य में वही महत्व राज्य विधानमंडल का है। जैसा कि मैं आपसे बता चुका हूं कि कंपैरेटिव स्टडी हमको करते हुए चलना है। तो आज के चैप्टर में जब हम स्टेट लेजिस्लेचर को देखेंगे, है ना, मैं आपको हर क्लास में बताता हूं कि किन चैप्टर्स में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है। ये आपके पढ़ने के तरीके, जब आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपको एक तो कंपेयर करना आएगा, दूसरा समझने में आसानी होगी, तीसरा आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा कि क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, ठीक। तो ये आपकी एक वाइडर सोच को बनाता है। जब आप यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस के कमीशन के जब आप क्वेश्चंस को हल करते हो, तो आपकी ये अप्रोच, ये माइंडसेट उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो आज के चैप्टर में स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको राज्य विधानमंडल कहते हैं, इसको जब हम पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल सेंटर के पार्लियामेंट यानी कि संसद से कंपेयर करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक। संसद से कंपेयर करते हुए हम राज्य विधानमंडल को पढ़ेंगे। तो जैसे हमने देखा था कि संसद के अंग क्या होते हैं, संसद में सदन कितने होते हैं, दोनों संसद के हाउसेस की, यानी संसद में जो दो सदन है उनकी भूमिका क्या होती है, संसद के अधिकारी क्या होते हैं, कौन कौन से, ठीक। सेम उसी प्रकार से आज हम देखेंगे राज्य विधानमंडल के अंग कौन से होते हैं, राज्य विधानमंडल में कितने हाउसेस, कितने सदन होते हैं, ठीक। क्या फॉर्मेशन है राज्य विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की क्या भूमिका होती है, कैसे उनका गठन होता है, कैसे उसके सदस्य चुने जाते हैं, क्या उनका रोल होता है, कैसे वहां पे कोई कानून बनता है, उनके प्राधिकारी और विशेषाधिकारियों का क्या रोल होता है। इस सारे सिस्टम को हम आज की क्लास में समझेंगे, ठीक। तो राज्य विधानमंडल, जिसको इंग्लिश में हम स्टेट लेजिस्लेचर भी कहते हैं, उसका जिक्र संविधान के भाग 6 में, पार्ट 6 में, आर्टिकल 168 से 212, अनुच्छेद 168 से 212 के बीच में विस्तृत स्वरूप में किया गया। किस प्रकार से राज्य विधानमंडल का गठन होगा, ठीक, उसका कार्यकाल कैसा है, उसके अधिकारी, उसकी प्रक्रिया, उनके विशेषाधिकार, उनकी शक्तियों, सब के बारे में विस्तार से चर्चा, जो मैंने अभी आपको बोला कि जिन पर हम चर्चा करेंगे, वो सब चर्चा आर्टिकल 168 से 212 के बीच में विस्तार से की गई। तो आर्टिकल 168 के अंदर ये बताया गया है कि भाई राज्य विधानमंडल कैसे बनता है, ठीक। तो राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं और कितने सदन हैं, सब कुछ जो है 168 में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसके अंग देखते हैं कि राज्य विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, यानी कि हाउ मेनी हाउसेस इन स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधानमंडल के सदन कितने होते हैं। तो देखिए, जैसे संसद में दो सदन होते हैं, है ना, हमने देखा था संसद में दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, एक लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, जिसको हम लोकप्रिय सदन बोलते हैं, ठीक। राज्य विधानसभा यानी कि राज्य विधानमंडल में ऐसा नहीं होता। राज्य विधानमंडल में एक संसद जैसी प्रणाली है, लेकिन संसद जैसा स्वयं स्वरूप सदन का नहीं है हर राज्य के। ठीक, देखिए राज्य विधानमंडल में चॉइस है राज्य के ऊपर
कि वो 2 सदनी होना चाहता है, यानी 2 हाउसेस वाला होना चाहता है, या सिंगल हाउस का होना चाहता है। भारत के अधिकांशतः राज्यों में सिर्फ 6 राज्यों को छोड़ के, वो 6 राज्य कौन से हैं अभी मैं बताऊंगा, सिर्फ 6 राज्यों को छोड़कर, यानी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28। तो 28 में अगर आप 6 राज्य हटा दें तो 12 राज्य जो है वो एक सदनी है, यानी कि सिंगल हाउस है वहां पर। ठीक, सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं भारत में जो कि द्विसदनी है, मतलब कि 2 सदन, यानी कि 2 हाउस है वहां पर। ठीक, तो जहां पर 2 हाउस होते हैं वहां पर उन दोनों सदनों का नाम है, पहले का नाम है विधान परिषद, दूसरे का नाम है विधान सभा। तो जिन राज्य में 2 सदन है, यानी कि जिन 6 राज्यों में 2 सदन है, वहां पर कितने हाउस होते हैं? विधान परिषद और विधानसभा। ठीक, विधान परिषद जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। ठीक, लेकिन ये सिर्फ भारत के 6 राज्यों में ऐसा फॉर्मेशन है, यानी कि 2 हाउसेस जो है आपको दिखाई पड़ेंगे, विधान परिषद और विधानसभा। ये भारत के सिर्फ 6 राज्यों में। भारत के 22 राज्यों में स्ट्रक्चर कैसा है? सिर्फ एक विधानसभा का, है ना। भारत के 22 राज्यों में सिर्फ एक सदन है, विधानसभा। ठीक, अब ये राज्यों के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने यहाँ राज्य विधान परिषद यानी कि अपर हाउस रखना चाहते हैं, क्या उसका रखा जाता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक, तो ये तो हो गए विधान मंडल के सदन, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में कितने हाउस होते हैं। तो देखिए, मोस्टली जगह पर एक हाउस होता है, ठीक, परंतु कई राज्यों में 2 हाउस होते हैं। जो राज्य चाहते हैं अपने यहाँ द्विसदनी बनाना, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, फिर वो संसद को रिकमेंड करता है और संसद द्वारा जो है विधान परिषद का गठन या विघटन किया जाता है। अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो आप सिंपल रूप से समझ लीजिए कि जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहां पर 2 हाउस होंगे, उनका नाम क्या होगा? विधान परिषद, विधानसभा। विधान परिषद जो है वो संसद के, विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, वो संसद के राज्यसभा के समान है, यानी कि जैसे वो अपर हाउस है वैसे ये भी अपर हाउस है। क्या और समानताएं हैं, इसको आगे देखेंगे। ये मैं आपको सरल ढंग से समझाने के लिए बता रहा हूँ, उच्च सदन। और उसी प्रकार विधानसभा जो कि भारत के 22 राज्यों में अक्सर, ये लोअर हाउस है, लोकप्रिय सदन। जिस प्रकार केंद्र का लोकप्रिय सदन लोकसभा होता है, उसी प्रकार राज्यों में लोकप्रिय सदन विधानसभा होती है। तो भारत के 28 में से 22 राज्यों में सिर्फ एक ही सदन है, वो है विधानसभा। सिर्फ 6 राज्यों में 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा। तो ये तो हो गई राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर के हाउसेस की संख्या कि कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 और अधिकांशतः राज्यों में एक ही है। ठीक, अब आगे आते हैं। ये तो हो गए सदन, लेकिन अभी राज्य विधानमंडल जो है स्टेट लेजिस्लेचर आपका बन के पूर्ण नहीं हो, क्योंकि अभी बात हुई सिर्फ हाउसेस में। जैसे हमने देखा था पार्लियामेंट की कितने हाउस है? 2, राज्यसभा एंड लोकसभा। लेकिन पार्लियामेंट किससे बनती है? ये कंप्लीट है, 2 हाउसेस के बिना इनकम्प्लीट है। तो यानी कि अगर संसद के अंग की बात कर लें तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार अगर आप राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो राज्य विधानमंडल भी, राज्य विधानमंडल कैसे बनता है? अगर राज्य विधानमंडल की बात करें कितने अंग हैं, तो अंग तो राज्य विधानमंडल के भी 3 हैं। ठीक, पहला राज्यपाल, संसद में क्या था? राष्ट्रपति। फिर जिन राज्यों में विधान परिषद है उनकी बात होगी, विधान परिषद। जैसे उत्तर प्रदेश आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल कैसे बन के पूर्ण होगा? राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में बात कर देंगे, पंजाब में बात कर देंगे, जहां पर नहीं है, तो वहां आपसे पूछेंगे राज्य विधानमंडल, तो राज्यपाल और राज्य विधानसभा।
क्योंकि वहां पर एक ही हाउस है। तो फिर वो राज्यसभा, राज्यपाल और राज्य विधानसभा, ठीक, यानी कि गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ही बन के पूर्ण हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसे बनेगा? राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, इनसे मिलकर जो है विधानसभा, इनसे मिलकर राज्य का विधानमंडल पूर्ण होगा। ठीक, तो जैसे मैंने बताया कि भारत के 28 में से 22 राज्यों में सिर्फ एक सदन है, विधानसभा। ठीक, विधान परिषद जो है भारत में सिर्फ 6 राज्यों में है। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद रखी गई और 22 में नहीं? तो क्या ऐसा फॉर्मेशन है, कैसे इसका गठन होता है, क्या सारी चीजें हैं? देखिए, एक्चुअली संविधान में राज्यों को राज्य में विधान परिषद के गठन करने की, यानी कि उसको बनाने की, उसकी एस्टेब्लिशमेंट और उसके डिसॉल्वमेंट, यानी उसको गठन करने की विधान परिषद के, और उसको विघटित करने की व्यवस्था है। यानी कोई राज्य चाहे तो अपने यहाँ विधान परिषद का गठन कर सकता है और चाहे तो वो विधान परिषद को विघटित कर सकता है। लेकिन विधान परिषद के गठन और विघटन करने की व्यवस्था राज्य में है, लेकिन ये अधिकार जो है वो संसद को है। ठीक, यानी कि भाई होता राज्य की मर्जी पर है, लेकिन करता कौन है इसको? ठीक, करती संसद है। ठीक, इच्छा पर निर्भर करता है राज्य की, है ना, स्टेट की, लेकिन करता कौन है इस काम को? संसद। दोनों चीजों को ध्यान से समझिएगा। किसी राज्य में विधान परिषद हो या ना हो, ये किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो है राज्य की इच्छा पर, उस स्टेट की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन कौन गठन करेगा और विघटन करेगा, ये काम पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वो उसका गठन कर सकती है, और अगर पहले से है तो उसको विघटित कर सकती है। दोनों कैसे होंगे? राज्य की इच्छा पर। ठीक, अब भाई कैसे? अगर संबंधित राज्य की विधानसभा ये संकल्प पारित कर दे, संबंधित राज्य की विधानसभा ये संकल्प पारित कर दे, है ना, कि भाई देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ राज्य विधान परिषद नहीं है, और संसद को बोला कि भाई हम लोग मेजॉरिटी से जो है ये जो संकल्प पारित होता है ये 2/3 मेजॉरिटी से होता है। ठीक, यानी कि उस राज्य की विधानसभा को तकरीबन 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करके संसद को देना पड़ेगा कि आप हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन कर दीजिए। संसद कर देती है, और अगर है और वो पारित कर देती कि भाई हमारे यहाँ खत्म कर दीजिए, तो खत्म हो जाता है। बहुत बार हुआ है। ठीक, पंजाब में पहले विधान परिषद थी, अब नहीं है, आपको दिखाई पड़ती है। तमिलनाडु में पहले विधान परिषद थी, अब नहीं दिखाई पड़ती है। कभी थी, ठीक, 2/3 बहुमत से बताया होगा कि भाई गठन कर दीजिए, कर दिया। फिर उनको लगा होगा अनुपयोगी है तो हटा दिया। ठीक, तो संसद का एक अधिनियम है आर्टिकल 144, ठीक, उसमें लिखा गया है कि इसके तहत ये जो विधान परिषद का गठन और डिसॉल्वेशन है, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। एक चीज याद रखिएगा कि संविधान के, संसद के अधिनियम आर्टिकल 144 के तहत राज्य विधान परिषद का गठन और विघटन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, कि संसद के अधिनियम 144 के तहत राज्य विधान परिषद का गठन या विघटन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं, बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा, सेक्शन को आप समझिएगा। ठीक, अगला, अब क्वेश्चन आता है, प्रश्न एक मन में उठ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों कि सिर्फ 6 राज्यों में, है ना? भाई राज्यसभा तो संसद में ही है, राज्यों में भी 6 जगहों पर है, तो 28 के राज्यों में क्यों नहीं है? सारी के सारे राज्यों में इसको मैंडेटरी क्यों नहीं बनाया गया? एक्चुअली जब संविधान सभा में संविधान का निर्माण हो रहा था और जब राज्य विधान परिषद पर चर्चा की गई, तो ये बोला गया
कि भाई देखिए विधान परिषद जो है ना, वहां पर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जनता का नहीं होगा। ठीक, जो भी राज्य अपने यहाँ गठित करेंगे वहां पर होगा इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। कैसे होगा, मेंबर कैसे चुने जाते हैं, मैं विधान परिषद में बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि क्यों कुछ राज्यों में 2 सदनी है, क्यों किसी में 1 है, क्यों कुछ राज्य अपने यहाँ गठन करने के बाद फिर उसको डिसॉल्व कर चुके हैं। पंजाब, मैंने आपको बताया, तमिलनाडु है ना, इन राज्यों में पहले थी, फिर बाद में उन्होंने अपने यहाँ खत्म कर दिया। क्यों ऐसा किया वो भी देखिए। तो संविधान सभा ने बोला कि भाई देखिए आप अपने यहाँ विधान परिषद का गठन कर रहे हैं। ठीक, विधान परिषद जो है वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन पर होगी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में। यानी कि विधानसभा की तरह उसमें जो उसके सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होगा जैसे विधानसभा के सदस्य चुनकर रहते हैं। चूंकि जनता का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं होगा, जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व इस सदन में नहीं होगा, तो ये सदन जो है ना वो लेजिस्लेटिव कार्यों में क्या होगा, विलंब पैदा करेगा, है ना। ये क्या करेगा, एक विलंब पैदा करेगा। अब मानिए यदि किसी राज्य में राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद जो है कि भाई संविधान सभा ने बोला कि देखिए जनता का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा नहीं। ठीक, तो एक प्रकार से ये क्या करेगा, भाई जनता का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव किसमें आ रहे हैं, विधानसभा में। तो जनता ने उनको चुन के भेजा, तो उनकी इच्छा से कानून बन जाए। ठीक, आवश्यक नहीं है कि सबके लिए कंपलसरी किया जाए। ठीक, हाँ, अगर कोई राज्य अपने यहाँ रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। ये राज्य की अपनी इच्छा शक्ति और उनकी आर्थिक शक्ति पर निर्भर करता है, दोनों चीजें। विधान परिषद का गठन राज्य की इच्छा शक्ति और उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वो अपने यहाँ विधान परिषद का गठन करना चाहता है या नहीं। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब में पहले था फिर खत्म कर दिया गया, पश्चिम बंगाल में पहले था खत्म कर दिया गया, तमिलनाडु में पहले था खत्म कर दिया गया, आंध्र प्रदेश में पहले था खत्म कर दिया गया, 2007 से पुनः ले आए इसको। ठीक, तो राज्यों की आर्थिक स्थिति और उनकी इच्छा शक्ति पर होता है। क्योंकि भाई देखिए अगर एक एक्स्ट्रा सदन बनेगा, ठीक, तो मेंबर्स वहां पर होकर आएंगे, सदन को बनाना पड़ेगा, उन सदस्यों को फंड देना पड़ेगा, उन सदस्यों के वेतन देना पड़ेगा, उनको भत्ते देने पड़ेंगे, उनकी पेंशन होगी, उनकी फंडिंग होगी, उनकी सारी चीजें हैं, है ना, अलाउंसेस होंगे, सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये राज्य की इच्छा शक्ति और आर्थिक शक्ति पर निर्भर करता है। मैंडेटरी नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया, इसीलिए नहीं बनाया गया कि यहाँ पर जनता का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं। तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो एक प्रकार से ये राज्य विधानसभा के जो कार्य होंगे, यानी कि जो कानून बनने का सिस्टम होगा, उसमें एक तरह से ये रुकावट का काम करेगा। इसलिए मैंडेटरी नहीं किया गया कि राज्य विधान परिषद को कंपलसरी किया जाए, तो राज्यों की इच्छा शक्ति पर छोड़ दिया। अगर आपका मन करे और आपको लगता है आपकी आर्थिक स्थिति अगर सुदृढ़ है, मजबूत है, आप इसको बियर कर सकते हैं तो आप करिए, कोई समस्या नहीं है। इसी के तहत आर्टिकल 169 में राज्य विधान परिषद का जो है गठन की बात की गई है। ठीक, आर्टिकल 169 में राज्य विधान परिषद के गठन की बात की गई। ठीक, तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। ठीक, जहां पर 1 है वहां 1, जहां 2 है वहां 2। ठीक, कंपलसरी नहीं कि 2 ही होंगे। ठीक, भारत के सिर्फ 6 राज्यों में 2 होंगे। ठीक, लेकिन राज्य विधानमंडल के अंग कौन से हैं? 3 है, गवर्नर और दोनों हाउसेस। जहां पर 1 हाउस है तो वहां सिर्फ राज्य विधानसभा, और जहां 2 सदनीय व्यवस्था है वहां राज्यपाल और राज्य विधान परिषद और राज्य विधान सभा। तो आर्टिकल 169 में, ठीक, आर्टिकल 169 में जो है राज्य विधान परिषद की बात की गई। आर्टिकल 169 में राज्य विधान परिषद के गठन की बात की गई। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 6 राज्यों में है, बात यह चर्चा की गई कैसे इसका गठन होगा। तो सबसे पहले तो देख लीजिए वर्तमान में किन 6 राज्यों में जो
आपकी राज्य विधान परिषद है, तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी सबसे पहला, उत्तर प्रदेश सेकंड, बिहार थर्ड, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटका एंड लास्ट वन इज तेलंगाना। जम्मू कश्मीर में भी है, ठीक, लेकिन आपको पता है अब ये स्टेट नहीं रह गया, अब ये यूटी हो गया। और यहाँ पर इस समय राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद दोनों को विघटित कर दिया गया। इस समय वहां कुछ नहीं है। अब जब दोबारा गठन होगा तो देखा जाएगा। और जब ये था भी तो भी ये अपने आर्टिकल 370 के अनुसार गठित था, ठीक ठीक। लेकिन अब तो यहाँ रहा नहीं, तो इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि पहले जम्मू कश्मीर में था, ठीक। तो चूंकि अब तो वहां पर दोनों चीजें विघटित चल रही है, विधानसभा और विधान परिषद, तो अब उसमें जो है आने की जो है चर्चा नहीं है। वो भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 के अनुसार नहीं था, वो अपने अलग क्लॉजेस के अनुसार पर था, ठीक। तो वर्तमान में इन 6 राज्यों में बड़े ध्यान से याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना, ठीक। कहां पर कितनी सीट्स है ये भी लिख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। चूंकि 6 ही है तो किसी की भी पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, कितनी सीट्स है? 100 सीट्स। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र में 78 सीट, ठीक। बिहार में भी ठीक ठाक संख्या है, 75 सीट्स। आंध्र प्रदेश में भी जो है ठीक ठाक संख्या है, 58 के आसपास। पहले और ज्यादा थी, जब तेलंगाना उससे अलग हो गया तो वहाँ कम हुई। क्यों हुई अभी मैं आपको इसका फॉर्मेशन बताऊंगा, पहले कुछ फैक्चुअल पोर्शन वो लिख लीजिए। कर्नाटका में भी 75 है, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40। तो ये 6 राज्यों में सीट्स का है राज्य विधान परिषद की। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं विधान परिषद की, बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78, आंध्र प्रदेश में 58, कर्नाटका 75 और तेलंगाना 40। तो कुल ये विधान परिषद का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि इन 6 राज्यों में, भारत के इन 6 राज्यों में इस समय आपको विधान परिषद दिखेगी। बाकी 22 राज्यों में सिर्फ एक सदन है जिसको हम विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। इसके अलावा कुछ और राज्यों में प्रस्तावित है विधान परिषद बनना, अभी बनी नहीं है, अभी प्रस्तावित है, ठीक। वो 3 राज्य कौन से हैं, ठीक। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, प्रस्तावित है, प्रपोज्ड, कि भाई बनाया जाएगा, ठीक। कब बनेगी अभी देखिए, कब तक बनती है, अभी तो प्रस्ताव। तो पहला है राजस्थान, प्रस्तावित है 66 सदस्य। देखिए कब राज्य विधान सभा इसको वो करती है ना, क्योंकि राज्य की इच्छा शक्ति और उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक। प्रस्तावित तो है बनना, जब बनेगी तो उसमें 66 सदस्य होंगे, ठीक। इसी प्रकार असम है, असम में भी प्रस्तावित है, 42 मेंबर्स हैं असम में। और तीसरा जो राज्य है राजस्थान, असम, वो है उड़ीसा। 49 सीट्स यहाँ पर हैं, होंगी, मतलब प्रस्तावित, अभी गठित नहीं हुई है। अगर हो जाएगा तो कुल मिला के 9 हो जाएंगे। तो मैंने आपको इतना बता दिया कि वर्तमान में 6 इन राज्यों में है, 3 इन राज्यों में प्रस्तावित है, ठीक। अब देखते हैं कि भाई कैसे इसका गठन होता है। जैसे मैंने आपको बताया, विधान परिषद का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन रीति से होता है, यानी कि इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, यानी जनता यहाँ पर सीधे चुनकर अपने जनप्रतिनिधियों को नहीं भेजती है, ठीक। जनता यहाँ पर चुनकर अपने जनप्रतिनिधियों को नहीं भेजती है। तो पहली चीज, विधान परिषद का गठन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन रीति से, मतलब इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ठीक। तो भाई कैसे क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन रीति से होता है। सबसे पहला है ना, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, अप्रत्यक्ष निर्वाचन रीति, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ठीक।
यानी कि जनता विधानसभा के सदस्यों की तरह सीधा चुन के नहीं भेजेगी, है ना। कैसे भेजेगी? जिनको वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे वो लोग चुन के भेजेंगे, और भी क्लॉज है। ठीक। दूसरी चीज क्या है भाई विधान परिषद के गठन में, कि न्यूनतम सदस्य यानी मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? जिस भी राज्य में विधान परिषद गठित होगी, स्टेब्लिश्ड होगी, कम से कम 40 सदस्य तो वहां रहने ही चाहिए। जिस भी राज्य में विधान परिषद का गठन होगा वहां कम से कम गिरी से गिरी हालत में कितने होने चाहिए? 40 सदस्य होने ही चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष राज्यों के लिए कम किया जा सकता है, लेकिन 40 का क्लॉज है कि कम से कम जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, राज्य विधान परिषद होगी, वहां पर क्या होगा भाई? वहां पर 40 सदस्य तो होने चाहिए कम से कम। तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए? अधिकतम मैक्सिमम कितने हो? अब ये राज्य विधान परिषद के राज्य विधान सभा के आकार पे रख दिया उन्होंने। बोला कि राज्य विधानसभा की कुल सीटों का, ध्यान दीजिएगा, कुल सीटों का 1/3 होना चाहिए। राज्य विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 सदस्य होने चाहिए किसमें? विधान परिषद। ठीक। यानी कि अगर राज्य विधान परिषद का गठन होगा तो कम से कम उसमें न्यूनतम मिनिमम 40 मेंबर्स तो होने चाहिए। कुछ राज्यों के लिए स्पेशल क्लॉजेस हो जाते हैं, वो भी बताऊंगा, लेकिन कम से कम 40 होने चाहिए। और मैक्सिमम राज्य विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 सदस्य, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि निचले सदन में जितनी सीटें हैं उसका 1/3 मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक। यानी मैक्सिमम 1/3 राज्य विधानसभा की सीटों का और मिनिमम 40। ठीक। मिनिमम 40। ठीक। जम्मू कश्मीर में जब विधान परिषद थी तो वहां पर 36 सदस्य थे, वो उनके अपने प्रोविजन के अनुसार। अब ये रही नहीं। बाकी सब जगह जहां पर गठित है आप देख लीजिए, 6 राज्यों में गठित है। ठीक। 6 राज्यों में गठित है। देखिए कितना है? सबसे कम तेलंगाना में है 40। ठीक। आप समझिए न्यूनतम कितना है? 40। फिर उसके बाद सब में ज्यादा ही है, कम नहीं है। ठीक। मैक्सिमम कितना हो सकता है? विधान सभा की कुल सीटों का 1/3, 40 से लेकर 1/3 के बीच में रख सकते हैं। तो देखिए तेलंगाना में 40 है और बाकी जगह पर जो भी उनका 1/3 निकल के वो मैक्सिमम है। तो चाहे इतना रख सकते हैं चाहे उससे कम रख सकते हैं। ठीक। क्लियर हो गया? यानी कम से कम 40 और मैक्सिमम इतना। अप्रत्यक्ष जो है नीति होता है। उसके बाद बिल्कुल राज्यसभा की तरह ये भी एक परमानेंट हाउस है। ये कैसा हाउस है? ये भी जो है ये एक परमानेंट हाउस है, यानी कि ये कभी ना भंग होने वाला सदन है। कभी ना भंग होने वाला सदन। राज्यसभा भी ऐसा ही था। कैसा था राज्यसभा? परमानेंट हाउस। उसी प्रकार जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि राज्य विधान परिषद, ये भी परमानेंट हाउस है। ठीक। कभी ये डिसॉल्व नहीं होता, ये कभी विघटित नहीं होता। ठीक। अब जब विधान परिषद आप पढ़ेंगे, है ना, जब राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे तो आप पार्लियामेंट को कंपेयर करेंगे। जब पार्लियामेंट के हाउसेस में आएंगे तो आप राज्य विधानमंडल के हाउसेस में आएंगे। जब आप राज्य विधानमंडल का विधान परिषद उठाएंगे पढ़ने के लिए तो आप वहां पर पार्लियामेंट का राज्यसभा भी उठाएंगे और कंपेयर करते हुए चलेंगे, क्योंकि दोनों अपर हाउस है। वो सेंट्रल का है यानी पार्लियामेंट का, और ये स्टेट के लिए। तो देखिए वो भी परमानेंट हाउस है राज्यसभा। उसी प्रकार राज्य विधान परिषद भी परमानेंट हाउस है। ठीक। उसमें भी इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन नीति से चुनाव होता है, यहाँ पर भी होता है। ठीक। उसके सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। ठीक। ठीक है।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। और यहां पर भी राज्यसभा के सदस्यों का यानी कि का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। जबकि अभी हम देखेंगे राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उनका 5 साल का कार्यकाल होता है, इनका 6 साल का। जैसे राज्यसभा के मेंबर्स का 6 साल होता है, देखिए मैं राज्यसभा बोलते बोलते लिख दिया, सॉरी, राज्य विधान परिषद, सो करेक्ट कर दीजिएगा, राज्य विधान परिषद है ना, राज्य विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंग्लिश में इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं और हिंदी में राज्य विधान परिषद। तो टेन्योर कितना होता है? 6 साल का, परमानेंट हाउस है। यहां पर भी हर 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर्स का रिटायरमेंट हो जाता है, सेम जैसे कहां पर होता था? राज्यसभा में, मैंने बताया था आपको। ठीक, तो यहां पर भी वही क्लॉज है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है ना, या प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है उनका क्या हो जाता है? वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। बटे 3 सदस्य 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो जब पहली बार गठित हुई होगी तो इसमें भी 2 साल वाला क्लॉज लगाएंगे, उसके बाद वही चल रहा है। तो देखिए इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है, न्यूनतम संख्या 40 होती है, अधिकतम राज्य विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 होती है, कभी ना भंग होने वाला सदन है, परमानेंट हाउस है, कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है वह क्या कर लेते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक? राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई राज्य विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है, ठीक, तो उसकी आयु होनी चाहिए कम से कम 30 साल का हो। ठीक, 30 वर्ष की जो व्यक्ति आयु पूर्ण कर लेगा वही राज्य विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। ठीक, कम से कम 30 साल का। ठीक, ये भी विधायक होते हैं और राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी विधायक होते हैं। इंग्लिश में अंतर थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाता है। ठीक, इंग्लिश में इनके सदस्यों को क्या बोलते हैं? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधानसभा के सदस्यों को MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में तो वही हो गया भाई, विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के विधायक, हिंदी में दोनों लोग को विधायक कहा जाता है, इंग्लिश में अंतर क्लियर होता है। लेकिन हुआ क्या कि हिंदी चूंकि बड़ी, आपने देखा होगा, बहुत बड़े दिल वाली भाषा है, उसने अपने में सबको समाहित कर लिया है ना। हिंदी में जब हम देखते हैं काफी देशज शब्द भी हैं, तत्सम भी हैं, तद्भव शब्द भी है ना। तत्सम मतलब जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए, तद्भव जिनकी उत्पत्ति उससे हुई है तो उनको भी प्रयोग कर लिया। देशज शब्द भी हैं, विदेशी शब्द भी हैं, है ना, अरबी भी है। खाना खा लीजिए, खाना क्या है? आपका जो है उर्दू का शब्द है, अरबी के भी शब्द है। पुर्तगाली अलमीरा क्या है ना, सबके घर में अलमारी है ना। अलमारी कौन सा शब्द है? अलमारी एक पुर्तगाली शब्द है। ठीक, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर क्या है? हिंदी में भी हम सब इंस्पेक्टर बोल देते हैं। सब इंस्पेक्टर बेसिकली एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में भी हम पुलिस स्टेशन बोल देते हैं, पुलिस थाना होता है, इंग्लिश वर्ड है लेकिन हिंदी में समाहित हो गया। उसी प्रकार MLC जो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो है इंग्लिश का टर्म, हिंदी में तो विधायक कहा जाता है, लेकिन हमने उसको हिंदी में बड़े अच्छे से समाहित कर लिया। तो हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं? अरे MLA साहब आए हैं, है ना, तो आप समझ जाइएगा ये मतलब विधानसभा के सदस्य हैं। MLC साहब आए हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। ठीक, ये तो कुछ क्लॉज है जो मैंने आपको विधान परिषद के लिए बताया है या समझाया कि भाई क्या है ये पूरा का पूरा क्लॉज, कैसे इसका गठन होता है। ठीक भाई, सारा सिस्टम। ठीक,
ये तो मैंने बता दिया क्लॉज की कैसा इसका फॉर्म है। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, परमानेंट हाउस है, 6 years टेन्योर होता है, 1/3 members will retire from every 2 years, ठीक। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, मिनिमम मेंबर्स are 40, maximum 1/3 of the state legislative assembly seats, ठीक। It's a permanent house, ठीक। The tenure of the member of legislative council is 6 years, ठीक। And I will discuss on it. The minimum age for the member of state legislative council is 30 years, and the person and the members of those council या those house is known as MLC, member of legislative council. So now we look at on कि भाई कैसे गठन होता है, सदस्य आते कैसे हैं, कैसे पूरा होता है इनका ये सदन। तो आइए देखते हैं राज्य विधान परिषद के सदस्य कहाँ से भाई अप्रत्यक्ष निर्वाचन रीति से तो आते हैं इन डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, लेकिन ये जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है किस प्रकार परिपूर्ण होती है, आइए उस पर चर्चा करते हैं, ठीक। तो कैसे होती है भाई, सबसे पहले इसके बड़े ध्यान से समझिएगा, जो 1/3 सदस्य आते हैं, 1/3 मेंबर, 1/3 सदस्य वो आते हैं, उनको चुनते हैं राज्य विधानसभा के सदस्य, यानी राज्य विधानसभा के सदस्य। जैसे मानिए हम एग्जाम्पल लेते हैं उत्तर प्रदेश का, मैंने आपको लिखाया कि यूपी में कुल कितनी सीट्स है, 100, इसमें विधान परिषद, तो 100 में 1/3 अगर आप निकालेंगे तो 33.33, यानी कि 34 के आसपास या 33 सदस्य जो है वो आपके कहां से आएंगे, वो आएंगे राज्य विधानसभा से, यानी कि जो उस राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर्स मिलके वोट करेंगे कितने लोगों के लिए, 33 सदस्यों के लिए, ठीक। 1/3 मेंबर कहां से चुन कर आएंगे विधान परिषद के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, ठीक। यानी उत्तर प्रदेश में अगर वर्तमान में 100, उत्तर प्रदेश में इसमें 100 विधान परिषद की सीटें मैंने आपको दिखाया, तो उन 100 का 1/3 यानी 33.33 सदस्य, मतलब मोटा 33 मान लेते हैं, तो 33 सदस्य या 34 जो भी मान लीजिए, 33 या 34 सदस्य जो है वो राज्य विधानसभा के मेंबर्स जो है उनको चुन के वहां भेजेंगे। इसी प्रकार 1/3 सदस्य जो है वो स्थानीय निकायों द्वारा चुनकर आएंगे, स्थानीय निकाय के सदस्य चुनेंगे, ठीक। स्थानीय निकाय मतलब ग्राम पंचायतें, शहरी निकाय, अगर जो शहर में रहते हैं तो वहां पर मेयर, पार्षद, गांव में जो रहते हैं तो प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ये लोग, ठीक। ये लोग मिलकर चुनेंगे 1/3, तो समझ लीजिए 33 वहां से आ गए, 33 यहां से आ गए, 66 सदस्यों का चुनाव तो इन्हीं लोगों ने कर लिया, ठीक। अब देखते हैं, तो 100 में 66 तो हुए, अगर 33 माने तो 34 मानेंगे तो 68 हो गए। अब देखते हैं बाकी सदस्य कैसे आएंगे, ठीक। तो 1/12 सदस्यों को 1/12 सदस्यों को, यानी कि इस 100 का 1/12, 1/12 सदस्यों को ये कौन चुनते हैं, ये चुनते हैं उस राज्य के स्नातक जो जिनको डिग्री प्राप्त हो गई हो, ग्रेजुएशन आपने कर लिया हो, ठीक, और आपको डिग्री प्राप्त हो गई हो, और जिसका उस स्नातक निर्वाचन सूची में नाम होगा हो, यानी अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के जितने ग्रेजुएट्स हैं, ठीक, जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है और उनके हाथ में डिग्री आ चुकी है, ठीक, वो लोग जो है 1/12 सदस्यों को चुनकर भेजते हैं, ठीक। उसी प्रकार, ठीक,
1/12 सदस्यों को कौन चुनता है? ये चुनते हैं उस राज्य में जो माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक हैं, ठीक, यानी कि मिडिल माध्यमिक स्कूलों के, यानी कि हाई स्कूल वाले जो स्कूल होते हैं ना, हाई स्कूल तक के, हाई स्कूल इंटर के जो टीचर्स होते हैं, ठीक, ये सरल भाषा में बोले तो इंटर वाले, इंटर कॉलेज जो होते हैं, माध्यमिक स्कूलों के ब्रैकेट में अगर आप समझे तो इंटर कॉलेज सरल भाषा में, है ना, जो सरकारी इंटर कॉलेज होते हैं, माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक, ये लोग चुनते हैं 1/12 सदस्य। स्ट्रक्चर समझते रहिएगा, क्वेश्चन बहुत उठते हैं। 1/3 सदस्य चुन के भेजेंगे राज्य विधानसभा के सदस्य, 1/3 चुन के भेजेंगे स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज के, शहरों में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, गांवों में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत। 1/12 भेजेंगे स्नातक, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया हो, कम से कम 3 साल हो गए हो ग्रेजुएशन पूरे किए हुए और डिग्री हाथ में आ गई। और 1/12 चुनेंगे माध्यमिक स्कूल के टीचर। अब अगर आप जोड़ेंगे इन सब को 1+3 + 1+3, इन सबको ऐड करते जाएंगे, प्लस प्लस प्लस, तो निकल कर आएगा कि भाई 5/6 सदस्य तो निकल कर आ गए कि कैसे चुने जाएंगे, ठीक। लेकिन अभी भी बचा है 1/6 सदस्यों का चुनाव। तो ये जो 1/6 सदस्य हैं वो किए जाएंगे राज्यपाल द्वारा मनोनीत। ये जो 1/6 सदस्य हैं वो क्या होंगे? वो होंगे राज्यपाल द्वारा मनोनीत, ठीक। इनका चुनाव नहीं होगा, इनका होगा नॉमिनेशन। ये क्या किए जाएंगे? राज्यपाल द्वारा मनोनीत। सेम देखिएगा, मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने चर्चा की थी कि राज्यसभा में भी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वो कौन होते हैं? साहित्य के, कला के, विज्ञान के क्षेत्र में, जो भी समाज सेवा के क्षेत्र में जो अग्रणी लोग होते हैं, जिन्होंने समाज को योगदान दिया होता है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेंगे, जिन्होंने राज्य के लिए समाज सेवा, कला, विज्ञान, साहित्य, खेल के क्षेत्र में अतुलनीय जिनका योगदान हो, इनक्रेडिबल जिनका सपोर्ट हो या उनका योगदान हो, ठीक, तो उनको जो है राज्यपाल मनोनीत करते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 1/6। कितने माध्यमिक स्कूल के अध्यापक वो करते हैं? 1/12। स्नातक की। तो ये है पूरा का पूरा आपके विधान परिषद के सदस्यों का स्ट्रक्चर, कैसे वो चुन के आते हैं। अच्छा, राज्यपाल जिन भी 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेंगे उन पर कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता, ना उनके नॉमिनेशन को आप न्यायालय में यानी कि कोर्ट में कोई चुनौती दे सकता है, क्योंकि पूर्ण रूप से राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है कि राज्यपाल किसको जो है अपना मतलब किन सदस्यों को वो मनोनीत करते हैं। बस उसका क्राइटेरिया ही होता है जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया हो। तो ये सॉरी तो ये हो गया आपका विधान परिषद, यानी कि राज्य विधानमंडल में आप राज्यपाल पहले ही पढ़ चुके थे। अंग में आपने मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को समझ लिया पहले ही, और अब हम उनके सदनों की बात कर रहे थे। तो आज हमने राज्य विधानमंडल के एक महत्वपूर्ण भाग यानी कि एक सदन, जिसको आप उच्च सदन कहते हैं, राज्य विधान परिषद, इसको समझिए। अब हम आएंगे राज्य विधानसभा, यानी कि राज्य विधानमंडल के दूसरे सदन, जिसको हम राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, निम्न सदन, लोअर हाउस, या लोकप्रिय सदन यानी कि लोकप्रिय जो है सदन भी जिसको बोला जाता है। अब जब इसको देखेंगे तो हम कंपेयर करते हुए चलेंगे लोकसभा से। तो हम कंपेयर करते हुए किससे चलेंगे? लोकसभा से, है ना। पूरा जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत इजी चैप्टर है,
बिल्कुल अगर आपने संसद को अच्छे से पढ़ रखा है तो आप जो है चीजें करते हुए ले जाएंगे। कुछ हल्के फुल्के जो है डिफरेंसेस हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर से। तो जो भाई विधान सभा का गठन है वो उसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 170 में की गई है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया भाई विधान मंडल की चर्चा 168, विधान परिषद की चर्चा 169, विधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली की चर्चा तो आर्टिकल 170। अब ये विधान परिषद के ठीक उलट है। यहां पर सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन रीति द्वारा, है ना, जैसे हम लोग लोकसभा के लिए करते हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। जैसे हम लोग लोकसभा के चुनाव में जाकर वोट देते थे, मैं चर्चा की थी, उसी प्रकार राज्य विधानसभा के जब चुनाव होते हैं उसमें भी जाकर हम सीधा वोट देते हैं। ठीक, हर राज्य विधानसभा अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटी होती है। ठीक, कैसे उसका गठन होता प्रत्येक जो है, अब इसको देखते हैं समझते हैं। जो है प्रत्येक राज्य विधान सभा जो है अपने क्षेत्रों में बटी होती है ना, उनके अपने अपने विधानसभा क्षेत्र होते हैं। एक जिले में 3, 4, 5, 6, 7 जैसा उसका क्षेत्रफल है, जैसी उसकी जनसंख्या है, उस आधार पर विधानसभा क्षेत्रों को विभक्त कर दिया जाता है। ठीक, जैसे मानिए आपने लखनऊ ले ली तो लखनऊ में अलग अलग डिवीजन होगा, है ना, 6 या 7 या 8 वहां पर विधानसभा क्षेत्र होंगे। तो हर विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति जो है चुनकर आएगा। ठीक, आपने कोई जिला उठा लिया, गोंडा उठा लिया, गोरखपुर उठा लिया, कानपुर उठा लिया, कोई और जिला उठा लिया, तो जितने निर्वाचन क्षेत्रों में वो विभक्त होगा विधानसभा क्षेत्रों में एक आपका डिस्ट्रिक्ट, उतने हर निर्वाचन क्षेत्र से एक एक सदस्य जनता अपने क्षेत्र से चुनकर भेजती है, जिसको हम साधारण भाषा में विधायक कहते हैं, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चूंकि लोकप्रिय सदन है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन रीति से होता है। तो मैंने आपको जब मुख्यमंत्री पढ़ाया था और उनके मंत्रिपरिषद, मैंने बताया था अमूमन जो है मुख्यमंत्री इसी सदन से आते हैं। जैसे संसद में मैंने आपको बताया था कि अमूमन प्रधानमंत्री जो है वह लोकसभा से आते हैं, इसी प्रकार अमूमन मुख्यमंत्री जो है वह विधानसभा से ही चुनकर आते हैं। ठीक, जिन राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था है वहां पर मुख्यमंत्री कभी कभी उच्च सदन से भी होते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो विधान परिषद के सदस्य हैं। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में जब चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझाया था तो मैंने बताया था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इससे पहले वो संसद के सदस्य थे, लेकिन कोई सदस्य दोहरी सदस्यता तो रख नहीं सकता, तो उनको संसद की सदस्यता को त्यागना पड़ा और फिर विधान परिषद की सदस्यता को ग्रहण करते हुए जो है चुनकर वो आए, विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए और फिर चूंकि पहले मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। सारा क्लॉज बता चुका हूँ कि कोई व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिस प्रकार केंद्र में कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, भले वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, लेकिन 6 माह के भीतर उसको दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो उत्तर प्रदेश में 2 सदन है, तो वो विधान परिषद के लिए हुए। अभी अब बंगाल में समझिएगा, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक ही हाउस है विधानसभा, तो जो भी आएगा वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन से आएगा चुनाव लड़के। अब हुआ क्या भाई, टीएमसी तो जीत गई, लेकिन ममता बनर्जी से चुनाव गई हार। अब ममता बनर्जी जी चुनाव हार गई, यानी कि एक ही सदन है वहां का और वो तो चुनाव हार गई, है ना, नंदीग्राम से। तो अब क्या होगा? लेकिन फिर भी आपने देखा राज्यपाल ने उनको शपथ दिलाई। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, तो वह नियुक्त कर दी गई। अब 6 महीने के भीतर, चूंकि वहां एक ही सदन है, तो विधानसभा में किसी मेंबर की सीट खाली कराई जाएगी और वहां से ममता बनर्जी जी जो है चुनाव लड़के फिर जीत कर आ जाएंगे। ठीक, 6 माह के भीतर। तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है। ये अस्थायी सदन है, ये परमानेंट नहीं है। ये कैसा है? टेम्परेरी है, अस्थायी सदन, टेम्परेरी हाउस है। क्यों भाई? भाई ये चूंकि विघटित हो सकता है ना, लोकसभा भी हो सकती है,
ठीक, कार्यकाल कितना होता है भाई? देखिए वैसे तो अमूमन कार्यकाल साधारणतः 5 वर्ष का होता है, परंतु निश्चित नहीं है। जब तक सरकार का बहुमत है तब तक सदन में चलेगा। अगर किसी को भी बहुमत नहीं है तो राज्यपाल सदन को विघटित कर सकते हैं और फिर नए चुनाव होंगे। लेकिन अगर बहुमत है सरकार के पास तो 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल बाद दोबारा चुनाव होता है। अगर बहुमत नहीं है, कम हो गया, कुछ हुआ, मेजोरिटी नहीं हो पाई, तो फिर 5 साल से कम भी हो सकता है। ठीक, सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन निश्चित नहीं है कार्यकाल, है ना। अस्थायी सदन है इसीलिए क्योंकि हर 5 साल के बाद तो उसको विघटित होना ही है। अगर सरकार को पूर्ण बहुमत भी है तो 5 साल ही तो रहेगा। माननीय भारतीय जनता पार्टी को इस समय उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला 2017 में, इससे पहले समाजवादी पार्टी को मिला, तो 2017 में भंग करके विघटित करके चुनाव कराना पड़ा। अब 22 में फिर चुनाव होंगे, है ना। तो टेन्योर यानी कि परमानेंट हाउस नहीं है, ये डिसॉल्व होता है फिर स्टेब्लिश होता है, डिसॉल्व होता है फिर गठित होती है। जबकि इसके उलट विधान परिषद क्या है, परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होता। ठीक, टेन्योर समानता 5 वर्ष होता है। अगर सरकार बहुमत नहीं है तो कम भी हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया भाई प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है, स्थायी सदन है 5 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल कितना है, वही चीज भाई, सामान्यता तो 5 वर्ष है। ठीक, लेकिन फिक्स नहीं है। अगर सरकार गिर गई तो सदस्यों की संस्था भी समाप्त, फिर दोबारा चुनाव, फिर लड़ो। ठीक, अब देखते हैं इसमें कैसे गठन होता है। तो मैंने बताया इसमें जनता डायरेक्ट चुनती है। ठीक, कौन सा सिस्टम है, वही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो भी पहले पहुंच जाए, अर्थात जितने भी लोग खड़े होंगे उसमें, यानी जितने भी प्रत्याशी हैं किसी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के, उनमें से जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो कैंडिडेट जो है विजयी हो जाएगा और विधानसभा सदस्य बन जाएगा। लेकिन विधान परिषद का, विधानसभा में जो इसके गठन का सिस्टम है, कम से कम न्यूनतम अगर किसी राज्य में विधानसभा है तो न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए 60 और मैक्सिमम अधिकतम कितनी हो, 500। यानी किसी विधानसभा में कम से कम 60 सीटें यानी होनी चाहिए, 60 लोग, और मैक्सिमम 500 लोग हो सकते हैं। कुछ राज्यों में 60 से कम रखा गया है स्पेशल प्रोविजन के तहत, क्योंकि वहां की आबादी ही बहुत कम है। ठीक, अब आबादी कम होने के हिसाब से देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक, अब किसी राज्य में पॉपुलेशन इतनी कम है कि 60 से कम सीटें निकल कर आ रही हैं। ठीक, जो लास्ट सीटों का जो विभाजन हुआ था वो ऐसे हुआ था कि कम से कम न्यूनतम एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 75,000 तो वोटर हो ही, 75,000 की जनसंख्या हो। 75,000 की जनसंख्या पर न्यूनतम जो है वो पैमाना तय किया गया था। ठीक, कम से कम एक लोग। ठीक, अब अगर मानिए 75,000 ही मान लेते हैं, ठीक, तो अब आप ये समझ लीजिए कि असल में सिक्किम है, सिक्किम बहुत छोटा राज्य है, तो वहां पर 60 सीटें बनी नहीं पाएंगी। तो ऐसे राज्यों की, चूंकि राज्य विधानसभा तो होगी ना, कोई राज्य है तो वहां पर कुछ स्पेशल प्रोविजन रख दिए, कुछ जो छोटे जनसंख्या वाले राज्य। ठीक, पर वैसे अगर आपसे क्वेश्चन आए कि राज्य विधानसभा में न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, 60, मैक्सिमम सदस्य कितने होने चाहिए, 500। यानी राज्य विधान परिषद में क्या था, न्यूनतम सदस्य 40, मैक्सिमम सदस्य राज्य विधानसभाओं का 1/3। ठीक, यहाँ पर क्या है, कम से कम 60 और मैक्सिमम 500। ठीक, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर 60 से कम सीटें। कौन से, वो है सिक्किम, गोवा और मिजोरम। चूंकि क्वेश्चन बहुत बार आया है, आप नोट कर लीजिएगा। सिक्किम में है 32 सीटें, बहुत छोटा राज्य है। गोवा, ठीक, गोवा में है 40 सीटें, मिजोरम में भी है 40 सीटें, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आया है। सिक्किम, गोवा और मिजोरम में है, सिक्किम में है 32 सीटें, गोवा में है 40 और मिजोरम में है 40। ठीक, तो आइए देखते हैं कि कुछ प्रोमिनेंट स्टेट्स जहां से बहुत क्वेश्चन होते हैं कि भाई कहां पर कितनी सीटें हैं। ठीक,
अच्छा, राज्यों की तो विधानसभा होती ही है, हर राज्य की विधानसभा होगी। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी भी है जिनके पास अपनी विधानसभा है। एक है आपकी दिल्ली और एक है पुडुचेरी। ये आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था, अगर हम लोगों ने राष्ट्रपति चर्चा की थी, कि 70वें संविधान संशोधन 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा को भी शामिल कर लिया गया। यानी यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी जो है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। ठीक, चलिए, तो सिक्किम में 32, गोवा 40, मिजोरम 40। अब कुछ और प्रोमिनेंट स्टेट है जहां देख लेते हैं भाई कितनी सीटें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं कि यहाँ पर कितने सबसे ज्यादा सीटें कहाँ है, सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा सीटें कहाँ है, थर्ड नंबर पे कहाँ है इस स्टेट पे। अक्सर अगर आप यूपीपीसीएस के क्वेश्चन देखेंगे, अक्सर अधिकांशता एक हर बार, चाहे वो पीसीएस का पेपर हो, ठीक, चाहे वो आरओ का हो, ठीक, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम हो, वो फिर के कभी न कभी सीट्स पर विधानसभा वाले में क्वेश्चन आ ही जाता विधानसभा चैप्टर से। तो देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा सीटें कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 403। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम लोकसभा की भी सीटें थी, कितनी, 80। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम राज्यसभा की भी सीटें थी, 31। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम विधान परिषद की भी सीटें थी, मैंने आपको लिखाया, कितनी, 100। और उत्तर प्रदेश में ही मैक्सिमम विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की भी सीटें हैं, वो कितनी है, वो है 403 सीटें। ठीक, सेकंड नंबर जो है वो है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल, 294 सीटें हैं यहाँ पर। कितनी सीट्स है, 294। इसी प्रकार से थर्ड नंबर है महाराष्ट्र, 288 सीट्स है यहाँ पर। महाराष्ट्र में कितने, 288। इसी प्रकार बिहार में 243। सारे तो नहीं, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट स्टेट लिख लेंगे जहां से, ताकि मैचिंग या किसी प्रकार है तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा। बिहार में 243। इसके अलावा एमपी में भी ठीक ठाक सीट्स हैं, तकरीबन 230 के आसपास। मध्य प्रदेश में भी सीट है। कुछ प्रोमिनेंट है हिंदी भाषी राज्यों में, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश आपने लिख लिया, हरियाणा में 90 सीटें हैं, क्योंकि पूछ लेते हैं। हरियाणा 90 सीट्स हैं। झारखंड है, जैसे झारखंड में 81 सीट्स हैं। उत्तराखंड हमी से अलग हुआ है, तो ध्यान रख लीजिएगा बहुत बच्चे, उत्तराखंड, झारखंड, मैंने ये इसलिए लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि ये तो है ही है, प्लस क्रोनोलॉजी में बहुत बच्चे जो है, यूपी के कई स्टूडेंट्स बिहार का एग्जाम देने जाते हैं बीपीएससी का, तो वो नोट कर लें। हरियाणा के लिए जाते हैं तो वो नोट कर लें। झारखंड भी जाते हैं, वो नोट कर लें। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से अलग हुआ है, वहाँ पर भी बहुत स्टूडेंट्स जाते हैं, तो पूछ सकते हैं, 70 सीट्स हैं वहाँ पर। ठीक, पश्चिम बंगाल में कभी चुनाव हुआ है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, और सेकेंड नंबर पे भी है 294। ठीक, महाराष्ट्र 288। तो कम से कम 5 तो आपको ऑलरेडी याद करने हैं, यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश। इसके अलावा कुछ और याद कर लीजिए, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड। ठीक, पंजाब में भी अगले साल इलेक्शन होने, तो आप याद रख लीजिए। ठीक, उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन होने, पंजाब में 117 सीटें, याद रखिएगा। हरियाणा को हमने लिख ही लिया, 90 सीट्स है। ठीक, राजस्थान लिख लीजिए, 200 सीट्स है, राजस्थान में भी चुनाव होना है, और बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था ना, तो वहां पर घमासान मचा हुआ था मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो 200 सीट्स है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट जो है स्टेट्स है। इससे अगर आपने कितने हो गए,
7, 8, 9, 10 स्टेट मैंने लिखा है। 10 स्टेट अगर आपने याद कर लिया तो आपकी मैचिंग में जब क्वेश्चन आएगा कुछ आएगा तो आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट होकर निकल जाएगा। ठीक, अब 28 राज्य हैं, 28 में 10 आपने याद कर लिए। ठीक, 10 ये हो गए। सिक्किम, गोवा, मिजोरम मैंने लिखवा दिया। सिक्किम 32, गोवा और मिजोरम में 40-40। वो राज्य जहां पर 60 से कम सीटें वो 3 राज्य हो गए, सिक्किम, गोवा, मिजोरम। तो 10, 3, 13 हो गए। अब कुछ वो राज्य लिख लीजिए जहां पर 60 सीटें, जितना क्राइटेरिया फिक्स किया गया, वह राज्य जहां पर विधानसभा की 60 सीटें, 60 विधानसभा सीटें। ठीक, तो पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें। फिर है मेघालय, यहाँ पर भी 60 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, ये जितने नॉर्थ ईस्ट वाले हैं यहाँ पर हैं। नागालैंड, मणिपुर। ठीक, तो अगर मिजोरम को हटा देंगे तो बाकी जगह वही है। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर, यहाँ पर 60 सीटें। ठीक, अब आप समझ लीजिए 10, 5, 15, 3, 18, 28 में 18 तो आपने पढ़ ली। अब आपका क्वेश्चन फंस ही नहीं सकता। अगर आपने इतना ध्यान से पढ़ लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपका सीट्स वाला क्वेश्चन आया तो नहीं फंसेगा, क्योंकि आपने 28 में 18 राज्य पढ़ लिए तो आपका क्वेश्चन 110% निकल जाएगा। हाँ, शर्त ये कि ये 18 आपको अच्छे से कंटेस्ट होनी चाहिए। यूपी 203, वेस्ट बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243, एमपी 230, हरियाणा 90, झारखंड 81, उत्तराखंड 70, पंजाब 170, राजस्थान 200। 3 सीट जहां पर 60 से कम सीटें हैं। सिक्किम 32 सबसे कम। अगर क्वेश्चन आ जाए कि देश में सबसे कम सीटें किस राज्य की विधानसभा में, तो सिक्किम में। गोवा 40, मिजोरम 40। 60 सीटें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर। क्लियर? तो ये हो गया आपके राज्य विधानसभा का गठन किस प्रकार से होता है। ठीक, अब हम समझेंगे कि भाई कैसे राज्य विधानमंडल जो है इसका संचालन होता है। ठीक, यानी कि कैसे ये गठित होती है, कैसे ये काम करती है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें जो है हम अपनी अब चर्चा करेंगे। आई होप ये आप सबका नोट हो गया होगा, तो मैं इसको थोड़ा हटा दूं। तो भाई विधान परिषद, विधानसभा को समझ लिया, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ये देख लिया। अब भाई क्या क्या चीजें ऐसी होंगी तो राज्य विधानमंडल या विधान परिषद का कोई सदस्य नहीं बन सकता, उसमें भी चर्चा करनी। ये तो देख लिया भाई क्या क्या होना चाहिए। अब ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल जो संसद के सदस्यों के लिए बात, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के, ठीक, पहली बात तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक, पहली चीज, अगर कोई व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर है तो वो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो व्यक्ति दिवालिया है तो ऐसा व्यक्ति भी नहीं हो सकता। ठीक, अगर संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो ऐसा व्यक्ति भी जो है वो सदस्य नहीं हो सकता। चौथा है भाई, अगर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में या भ्रष्ट आचरण में तो अपराध का दोषी पाया गया हो, किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण में वह अगर अपराध का दोषी पाया गया होगा तो ऐसे व्यक्ति भी जो है विधान परिषद या विधानसभा दोनों के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए अगर न्यायालय द्वारा 2 साल की सजा दे दी गई है तो वह व्यक्ति, सेम जो संसद में चल रहा है सेम क्लॉज है, वो व्यक्ति दोनों में से किसी तरह का सदस्य नहीं हो सकता। और एग्जाम्पल लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव को 2 साल की सजा हो गई चारा घोटाले में, 2 साल से अधिक की, 5 साल की सजा होती थी तो 2 साल से अधिक की। ठीक, तो देखिए ना वो संसद का चुनाव लड़ सकते थे यानी राज्यसभा, ना लोकसभा के लिए, ना वो बिहार में विधानसभा का चुनाव या विधान परिषद का चुनाव लड़ सकते थे।
उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति निर्धारित समय के अंदर अपना चुनावी खर्च ना दे पाया हो, इस स्थिति में भी उसको जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा किसी प्रकार के सरकारी ठेके कार इन सब में अगर संलिप्त हो तो वो नहीं लड़ सकता। ठीक, अब आते हैं अगली चीज, और किन आधार पर, इस आधार पर तो कोई व्यक्ति भाई एलिजिबल होगा ही नहीं, जो मैंने बताई, चुनाव ही नहीं लड़ सकता। लेकिन क्या चुनाव बनने के बाद भी किसी व्यक्ति की संस्था समाप्त हो सकती है? बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल बताया था उत्तर प्रदेश में। भूतपूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के, आप लोग नाम सुन के परिचित हो गए, आजम खान जी। ठीक, श्री आजम खान जी इस समय जेल में बंद है। ठीक, क्यों? उनके पुत्र का नाम था अब्दुल्ला, ऐसे ही करके। अब्दुल्ला जो है शायद मैं आपको लिखाना भूल गया, विधानसभा की न्यूनतम उम्र जो होती है सदस्य बनने की 25 वर्ष होती है। ठीक, विधान परिषद की 30 वर्ष होती है, विधानसभा की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है, जो लोकसभा की होती है। ठीक, तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो आजम खान के पुत्र थे अब्दुल्ला, ये रामपुर से चुनाव लड़े। ठीक, रामपुर के किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, और चूंकि चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक, 25 वर्ष की आयु इनकी पूर्ण नहीं थी। लेकिन आपको मैंने बताया था, जब संसद का चैप्टर था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधान परिषद एक नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है। नामांकन पत्र में जो संबंधित प्रत्याशी है उसकी समस्त डिटेल का वर्णन उसमें लिखा जाता है, समस्त जानकारी की सूचना दी जाती है, ताकि किसी भी प्रकार की, यानी जो भी उसमें जानकारी दी जा रही है वो जनता को पता चल सके कि उनका प्रत्याशी की क्या क्या योग्यताएं हैं, ताकि उस आधार पर उस प्रत्याशी को चुना जा सके। क्या योग्यताएं हैं, क्या वो है, कितनी चल संपत्ति, कितनी अचल संपत्ति, एक एक ब्यौरा देना होता है। अब यहाँ पर जो आजम खान के पुत्र थे, उसकी पत्नी की 25 साल आयु हुई। अच्छा, उसमें 2 लोग जो है गारंटर भी लगते हैं, हलफनामा लगता है। अब आजम खान जी ने अपने पुत्र का, पता नहीं, कहते हैं ना कि समय खराब होता है, अब तो भाई क्या आवश्यकता पड़ गई, रुक जाते, 5 साल बाद चुनाव लड़वा लेते। लेकिन चूंकि सत्ता 5 साल क्यों इंतजार किया जाए ना, ये बड़ी बड़ी विडम्बना है। और एक कहावत है बड़ी अच्छी कि मनुज बली नहीं होत है, समय हो तो बलवान। ठीक, वही अर्जुन वही भीलनी, वही अर्जुन वही गोपियां, वही भील वही बाण। ठीक, तो हो जाता है, समय समय की बात है ना। तो उन्होंने एक जाली हलफनामा लगवा के कि भाई नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के कि 25 साल के हो गए। अब आपको पता है, जब सत्ता परिवर्तित होती है बहुत कुछ होता है। कहीं से किसी को खबर लग गई कि भाई ये जाली बना हुआ है, तो कोर्ट में किसी ने बोला, दायर किया गया, फिर पूछा गया, सारी क्वेरी हुई और सच पा लिया गया। तो वो सदस्यता से तो भाई साहब गए ही गए, उसके साथ साथ आजम खान और उनकी पत्नी भी जेल गए, क्योंकि उन्होंने हलफनामा में हस्ताक्षर किए थे, उसके नाम कुछ और प्रोसेस। तो ये तो होते ही ये कारण मैंने आपको बताया। इसके अलावा दल बदल के आधार पर, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके आधार पर भी किसी व्यक्ति को भाई सदस्य बनने के बाद भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, दल बदल के आधार पर, है ना। जब मैंने आपको संसद का चैप्टर बताया था तो बड़े ध्यान से बताया था, एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। ठीक, 10वीं अनुसूची में इसकी चर्चा है कि भाई कोई व्यक्ति जिस भी पार्टी के टिकट से चुनाव जीतकर आ रहा है वो उसी दल पर रहेगा। अगर चुनाव जीतने के बाद अंदर जाके उसने किसी दूसरे पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली तो उसको उस सदन से क्या कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। वह जिस भी पार्टी से चुनकर आ रहा है तो जो भी वो पार्टी बोलेगी कि किसी विधेयक के पक्ष में मतदान करना है या विपक्ष में, उसको उसी में करना है। अगर वो उसके अगेंस्ट जाके करता है तो भी उसकी जा सकती है। ठीक। तीसरा, अगर कोई निर्दलीय सदस्य चुनकर आता है, निर्दलीय बिना किसी पार्टी के सिंबल टिकट पर, और अंदर आके अगर वह किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो भी उसकी जा सकती है सदस्यता। लेकिन ये निर्णय कौन लेगा कि इसकी सदस्यता जाएगी और इसने दल बदल का कानून का उल्लंघन किया? ये निर्णय जो है वह हमेशा, अगर विधानसभा का केस है तो हमेशा विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे, ठीक, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली
जैसे लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर थे, और अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद के सभापति, चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हमेशा जो है वही निर्णय करेंगे दल बदल के आधार पर। ठीक, लेकिन जो ये विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति का निर्णय है, ये कोर्ट द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है। ऐसा तो नहीं किसी दुर्भावना के तहत किसी को ऐसा कर दिया हो। तो एक चीज याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ में हमेशा निर्णय अगर विधानसभा के सदस्य हैं तो विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सदस्य तो विधानसभा के सभापति लेंगे, लेकिन ये निर्णय जो होते हैं वो कोर्ट की समीक्षा के दायरे में आते हैं। ठीक, शपथ आपको पता है, मैं बता चुका हूं पीछे चैप्टर में। विधान सभा के जो सदस्य हैं, सबसे पहले सेम एक प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है, ठीक, राज्यपाल द्वारा। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य दायित्व होता है कि विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करना। ठीक, विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होते ही प्रोटेम स्पीकर का काल खत्म हो जाता है। तो जैसे ही एक नई विधानसभा का गठन होता है, सबसे पहले राज्यपाल एक प्रोटेम स्पीकर को चुनते हैं, यानी अस्थायी अध्यक्ष। वो है जो है वो उन्हीं जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनमें से इलेक्शन होता है, और जो भी व्यक्ति विधानसभा के अध्यक्ष चुनकर आते हैं, उनके चुन के आते ही प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष की बात ही, विधानसभा के भी अध्यक्ष की कोई अपनी शपथ नहीं होती, अलग से शपथ नहीं होती। वो सिंपल विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, जैसे लोकसभा के स्पीकर लेते हैं। ठीक, जब प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिला रहे होते हैं तो वो भी शपथ लेते हैं। तो जैसे विधानसभा के अध्यक्ष चुनकर आ जाते हैं, उनका रोल खत्म। ठीक, इसी प्रकार विधानसभा के उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं, उनका भी चुनाव संसद के भीतर से ही सदन में से हो जाता है। ठीक, और एक पैनल बनता है पीठासीन अधिकारियों का, जिसमें एक विधानसभा अध्यक्ष, एक विधानसभा उपाध्यक्ष और 8 और मेंबर, तो कुल मिला के 10 लोग का एक पीठासीन अधिकारियों का एक पैनल होता है। ठीक, यही लोग सदन की पूरी कार्रवाई को संचालित करते हैं। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद में विधानसभा के सभापति लिखा है मैंने यहाँ पर, आप ये समझ। ठीक, तो यही लोग जो है पूरा का पूरा सारी चीजों को करवाते हैं। ठीक, तो हाँ, तो ये तो मैंने आपको बताया संसद के विधान परिषद के सभापति सदस्यों का, कि कैसे उनका चुनाव होता है और कैसे उनकी सदस्यता जा सकती है। इसके अलावा कोई भी सदस्य, जिस प्रकार मैंने संसद में बताया था, वो दोहरी सदस्यता नहीं ग्रहण कर सकता है ना। कोई भी सदस्य दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। यानी कि मानिए कोई सदन विधानमंडल का, विधान परिषद का सदस्य है और विधानसभा का भी चुनाव लड़ा और जीत गया, तो अब वो दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। दोनों में से एक की सदस्यता उसको त्यागनी ही पड़ेगी, पहली चीज। ठीक, तो दोहरी सदस्यता नहीं हो सकता। अगर किसी ने रख ली 14 दिन के भीतर, उसको दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता को चुनना होगा। अगर नहीं किया तो उसकी दोनों सदन की सदस्यता रिक्त हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है जब वह अपनी इच्छा से अपना त्यागपत्र दे। भाई किसको देगा? अगर विधानसभा का सदस्य है तो अपनी इच्छा से त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को देगा। विधान परिषद का सदस्य है तो अपनी इच्छा से त्यागपत्र विधान परिषद के सभापति को देगा। इसके अलावा कोई सदस्य यदि 60 दिन तक बिना सूचना के, अगर बिना सूचना के सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता है ना, बिना कोई नोटिस दिए अगर वो एब्सेंट रहता है हाउस की मीटिंग में, तो भी उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये तो हो गई सदन के सदस्यों के चुनने और डिस्क्वालीफाई होने की प्रक्रिया। इसी प्रकार मैंने आपको बताया, जब चुन के आते तो प्रोटेम स्पीकर, सबसे पहले राज्यपाल जो है वो प्रोटेम स्पीकर को चुनते हैं, शपथ दिला देते हैं।
और फिर वो प्रोटेम स्पीकर बाकी सदस्यों को शपथ दिलाता है। फिर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। इसी प्रकार विधान परिषद में सभापति और उपसभापति का चुनाव होता है। ठीक, अब ये क्या करते हैं भाई, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इनके क्या क्या जो है चीजें होती हैं। भाई विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ये चुन के आगे, इनकी भी सत्ता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। ठीक, एक भाई है कौन ये, पहली इनकी जो है क्वालिटी क्या है या इनकी एलिजिबिलिटी क्या है कि ये विधानसभा के सदस्य हैं। उसी में से तो किसी सदस्य को चुन के अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो यदि किसी विधानसभा अध्यक्ष की सदस्यता ही विधानसभा की समाप्त हो जाए तो वो विधानसभा के अध्यक्ष पद से भी मुक्त हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वे अपनी इच्छा से अपना त्यागपत्र जो है वो उपाध्यक्ष को सौंप दे भाई। ठीक, कि आपको पता है लोकसभा में भी यही है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। तो यहाँ पर भी विधानसभा के अध्यक्ष सदैव अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपेंगे और उपाध्यक्ष सदैव अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपेंगे। इसी प्रकार विधान परिषद में भी सभापति सदैव अपना त्यागपत्र उपसभापति को सौंपेंगे, डिप्टी चेयरपर्सन को, और डिप्टी चेयरपर्सन यानी उपसभापति सदैव अपना त्यागपत्र सभापति महोदय को सौंपेंगे। तो ये तो 2 क्लाउज हो गए कि भाई एक तो उनकी सत्ता ही समाप्त हो जाए, ठीक, या फिर अपनी इच्छा से त्यागपत्र सौंपेंगे। तीसरा है कि अगर वो अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो तो उनको उनके कार्यकाल के बीच से हटाया जा सकता है। इसको हटाने के लिए विधानसभा जो है एक अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करे तभी हटते हैं वो। 2 सदस्य 2/3 बहुमत से, लेकिन उनको हटाने से पूर्व 14 दिन पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी। वो आएंगे और उनको अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा, चाहे वे स्वयं रखे चाहे अपने अधीनस्थ द्वारा रखवाएं। और 14 दिन की सूचना के बाद जो है फिर प्रस्ताव आएगा। भाई पहले तो रख दिया, ठीक, मेंबर्स ने, और फिर उनको सूचना दी गई भाई आपके खिलाफ एक प्रस्ताव आया आपको हटाने का। फिर वो अपने द्वारा या अपने किसी अधीनस्थ द्वारा अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद प्रक्रिया चालू होगी। 2/3 मेजोरिटी से जब उसको पास कर दिया जाएगा तब जाके अध्यक्ष जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अब भाई अध्यक्ष का काम क्या है? अध्यक्ष का काम है क्या? राज्यपाल जो सत्रावसान करते हैं, सत्र को, सदन को बुलाते हैं, उस सदन की समस्त कार्रवाइयों को संचालित करने का काम विधानसभा अध्यक्ष का है। कौन सदस्य, किसका नंबर है, कब कितनी देर तक बोलेगा, सबका अलॉट में। विधानसभा के अंदर देखिए मैं दोनों की बात बता रहा हूँ। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अंदर करेंगे, विधान परिषद के सभापति चेयरपर्सन विधान परिषद में नहीं कि अपर हाउस में करेंगे। जब मैं बोलूं तो दोनों के क्लॉज सेम है, ठीक। तो क्या करेंगे भाई, वो कोरम को देखेंगे, कितना कोरम होना चाहिए, कम से कम 1/10। अगर कोरम पूरा नहीं है तो फिर वो सदन की बैठक को भाई कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए। मैंने आपको बताया था बैठक संचालन करने के लिए उस सदन के कुल सदस्यों का, ठीक। अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा है तो 403 का 1/10 तकरीबन 43 के आसपास सदस्य तो होने चाहिए, और विधान परिषद है तो 1/10 यानी कि 10 मेंबर तो हो ही कम से कम। अगर विधानसभा में 43 सदस्य नहीं है तो विधान जो अध्यक्ष महोदय कहेंगे बैठक नहीं हो सकती, ठीक। दूसरा भाई, जो सदन जब बैठेगा तो उसकी पूरी कार्रवाइयों को संचालन करना, उसके नियम कंडक्ट को देखना, कोई अवमानना ना कर रहा हो, कोई किसी प्रकार का वो ना कर रहा हो, ठीक। कानून बनवाने में उनका योगदान होता, पूरा संचालन नहीं करते, ठीक। सामान्य परिस्थितियों में वो वोट नहीं देते, ठीक। सामान्य परिस्थितियों में विधानसभा के अध्यक्ष या सभापति महोदय वोट नहीं देते हैं, लेकिन वो कब वोट देते हैं? वो वोट तब देते हैं जब दोनों के वोट मानी कि विधान सभा में वोट बराबर हो जाए। अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मानिए 403 सदस्य हैं, एक आध मानिए एब्सेंट हो गया तो बचे 402, एक सदस्य मानिए एब्सेंट हो गया तो 201 यस में है, 201 नो में है,
अब विधान परिषद के सदस्य का वोट हो जाएगा कास्टिंग वोट। ऐसी परिस्थिति में दे सकता है, यानी कि सामान्य परिस्थिति में वोट नहीं देगा, वो कब देगा? कास्टिंग वोट देगा, निर्णायक मत, जब सदन बराबर बराबर विभाजित हो जाए, है ना, इक्वली डिवाइड हो जाए पक्ष में और विपक्ष में, तब विधानसभा के अध्यक्ष का आता है कास्टिंग वोट। सेम लोकसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति के द्वारा, दोनों में सेम क्लॉज चलता है। ठीक, इसके अलावा कोई बिल, कोई विधेयक, वित्त विधेयक है या धन विधेयक, इसका निर्णय सदैव विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। सेम जैसे कोई विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक, संसद में निर्णय लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष महोदय करते हैं, उसी प्रकार राज्य में कोई विधेयक, मनी बिल है या फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक या धन विधेयक, इसका निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, विधानसभा के सदन के नेता की कहने पर वो गुप्त बैठक की अनुमति दे देता। इसके अलावा 10वीं अनुसूची, यानी कि जो मैंने आपको बताया दल बदल से संबंधित कोई मैटर होगा, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष की ही निर्णायक भूमिका होती है। सेम चीज विधान परिषद के सदस्य में भी होती है। ठीक, इसी प्रकार विधानसभा का उपाध्यक्ष है, वो उनके पास वो सारी पावर्स होती है जो विधानसभा के अध्यक्ष के पास है। कब? जब वो पीठ पर आएंगे, है ना। माननीय विधानसभा के अध्यक्ष अगर पीठ से ये नहीं विराजमान है, तो विधान परिषद के जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं और विधान परिषद में जो उप सभापति है, अगर वहां पर सभापति है, तो जब दोनों लोग नहीं रहेंगे तो वो लोग आ जाएंगे। तो जो भी चेयर पर होगा वो इन सारी चीजों को जो मैंने आपको विधानसभा अध्यक्ष में बताई है या विधान परिषद सभापति के लिए, वो दोनों चीजें ये लोग करेंगे, उपाध्यक्ष और सभापति, उप सभापति। ठीक, तो मैंने बता दिया कोरम का डिसाइड करेगा, ठीक है, सदन में भाषा का डिसाइड करेगा। ठीक, ये सारी चीज। इसके अलावा विधेयक जो भी बनता है उसमें सेम वैसे ही बनता है जैसे संसद में बनता है। ठीक, 3 रीडिंग्स होती हैं, एक फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, है ना। जिस प्रकार संसद में कोई कानून बनता है, सेम उसी प्रकार राज्य विधानमंडल का भी यही है। अब जहां पर एक सदन है तो वहां पर तो सिर्फ विधानसभा से पारित हो जाएगा तो काम हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश या बिहार या महाराष्ट्र या कर्नाटका या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जहां पर 2 सदनीय व्यवस्था है, तो वहां पर क्या होगा भाई, हर साधारण विधेयक जो भी होगा उसको उसी प्रकार से 3 रीडिंग से गुजरना होगा। ठीक, कैसे? प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग, इसमें सिर्फ बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, बिल को पटल पर रख दिया जाता है। ठीक, द्वितीय वाचन, इसमें डिस्कशन होता है, पूरे बिल को पढ़ा जाता है। ठीक, फिर डिस्कशन होता है ना। एंड द थर्ड वन इज तृतीय वाचन, इसमें होती है वोटिंग। ठीक, फिर पारित होने के बाद बिल, जिस भी, मानिए अब जहां पर एक हाउस है विधानसभा, अपने पश्चिम बंगाल है तो वहां पर तो एक ही हाउस है, पंजाब है एक ही हाउस है, हरियाणा एक ही हाउस है, तो वहां तो उस सदन में पारित हुआ, फर्स्ट रीडिंग हुई, इंट्रोड्यूस किया, सेकंड में डिस्कशन हुआ, थर्ड में वोटिंग हुई, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने साक्षर कर दिया, कानून बन गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 हाउस है, बिहार में 2 हाउस है, तो यहाँ क्या होगा, मानिए विधानसभा में किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया तो ये तीनों प्रोसेस होंगे, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, वोटिंग हुआ, पारित हो गया, फिर वो चला जाएगा अपर हाउस में, अपर हाउस में भी तीनों क्लॉज होंगे। ठीक, वहां से भी पारित हो गया, पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, हस्ताक्षर करेगा, बन जाएगा। ठीक, साधारण विधेयकों में तो भाई दोनों के बीच अगर असहमति हो जाती है तो समानता जो है वो विधानसभा ज्यादा प्रभावी हो जाती है साधारण विधेयकों। ठीक, धन विधेयक है कोई, तो आपको पता है विधान परिषद की कोई पावर ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा की विधि होती है, सिर्फ 14 दिन तक उस बिल को रोक सकती है, उसके बाद उसको पारित करना ही करना होता है। ठीक, तो ये कुछ क्लॉज है। ठीक, तो ये आपकी जो है हमने पूरा राज्य विधानमंडल को देखा, इस प्रकार जो है कानून बनता है, सेम जैसे संसद में बनता है। ठीक, तो अगर सिंगल हाउस है विधानसभा है तो सिंगल हाउस से हो जाएगा, अगर डबल हाउस है तो फिर विधानसभा और विधान परिषद दोनों के द्वारा
इस पूरे प्रोसीजर को किया। तो इस प्रकार हमने आज राज्य विधानमंडल को की विस्तृत चर्चा की कि राज्य विधानमंडल के कितने सदन होते हैं। कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था होती है, कुछ में 1 सदन होता है। क्यों होता है? संविधान सभा के निर्माताओं ने क्यों इसको बाध्यकारी यानी कि मैंडेटरी नहीं बनाया दोनों सदनों के लिए, इस पर चर्चा की। उसके अंग कितने होते हैं, कैसे विधान परिषद का फॉर्मेशन होता है, क्या रोल होता है, विधानसभा का क्या होता है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हमने पहले ही देखा है। सारी चीजों को हमने विस्तार पूर्वक देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज जो राज्य विधानमंडल का चैप्टर है वह आपको आसानी पूर्वक क्लियर हुआ होगा। अपनी आगे की क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ आपको तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।